नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने 3-4 प्रश्न पत्रों को देखा तथा उससे बनने वाले प्रश्नों को समझा। देखिए, अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक देखिए सब कुछ वही रहेंगे, बस थोड़ा सा अपडेट होता जाएगा। तो चलिए अपनी समझ को बढ़ाते हैं और आज के प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है ये 2014 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसका सीडीपी सेक्शन आज हम लोग देखेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट का है। पेपर फर्स्ट मतलब जो 1 to 5 है। देखिए, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, सीडीपी के क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, तो ज़्यादा हमको सोचना नहीं है, बस हमको प्रैक्टिस बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट 2014 फरवरी पेपर फर्स्ट के सीडीपी सेक्शन के विषय में। अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, क्या लिख रहा है? देखिए, लिखा है कि के मतलब इसका मतलब है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। देखिए, सीबीएसई जो कहता है कि बच्चों का सोशलाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसके अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपेक्षा मतलब क्या वो चाहता है? पहला, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक संस्था। अब बताइए, क्या समय नष्ट करने वाली संस्था बनाएगा? तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता एवं निर्वाह, ये हो सकता है। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल सही है। मतलब वो चाहता है कि बच्चे जो है वो सक्रिय पार्टिसिपेट करें। अगला ऑप्शन है वे बिना प्रश्न। देखिए, बिना आ गया, ये सब निगेटिव वर्ड है, हटाइए इसको। किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि के हों वे सब स्वीकार करें कि उन्हें अच्छा नहीं। कह रहा है कि किसी भी प्रकार के बच्चे सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, पिछड़े हों, तबके हों, जो स्कूल बता रहा है उसको अपनाने, ऐसा तो है नहीं भाई। सीबीएसई कभी नहीं कहेगा। तो सीबीएसई कहता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारिता में भाग लें और सामाजिक कौशल सीखें। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, जब भी वाइगोस्की का सिद्धांत आएगा, हर प्रश्न में आ रहा है, मैंने आपको बताया है, 2-3 चीज़ आपको ढूंढनी है। जहाँ पे वाद विवाद हो रहा हो, जहाँ पे चर्चा हो रही हो, जहाँ पे एक साथ मिलकर सीख रहे हो, वो ऑप्शन जहाँ मिल जाएगा वहीं आपको टिक कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। देखिए, लिखा है सक्रिय अनुकूलन, ऐसा कुछ तो है नहीं। पारस्परिक शिक्षण। देखिए, पारस्परिक शिक्षण मतलब होता है मिलजुल के सीखना या एक दूसरे से सीखना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब और आपको देखना ही नहीं। देखिए, अगला लिखा है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल नहीं। अंतर्दृष्टि, बिल्कुल नहीं। पारस्परिक शिक्षण मतलब जहाँ साथ साथ लोग सीखते हों, एक दूसरे से सीखते हों, या सहयोगात्मक शिक्षण दिख जाएगा, वो भी आंसर सही रहेगा। तो वाइगोस्की जब भी आएगा आपको पकड़ना यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा नंबर 3। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती हैं, अच्छा क्या कहती हैं? सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, सॉरी, बिना किसी की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। ओके, कोहेल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहा है? देखिए, कोहेलबर्ग के सिद्धांत को जब मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि इसके तीन कह सकते हैं आप लेवल हैं, यानी कि 3 स्तर है और 6 चरण हैं। अब उन 6 चरणों का अगर आपको ध्यान होगा मोटा मोटा तो आपका काम हो जाएगा। नहीं भी होगा तो देखिए हम प्रश्न के माध्यम से पकड़ लेंगे। शिक्षिका कह रही है कि देखो बेटा, सबको कार्य दे दिया गया है, आपको बिना किसी की सहायता से काम करना है। मतलब उन्होंने नियम कानून बता दिया कि देखो ये रूल आपको फॉलो करना है बेटा, किसी की सहायता नहीं लेनी है। तो पहला तो आ गया कि कानून और व्यवस्था। तो कानून और व्यवस्था आपको पहले ही ऑप्शन में दिख गया, बस यहीं से आपको टिक कर देना है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर। पहला नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाकी क्यों नहीं होंगे, जरा देखिए। दूसरा में बाद में है सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा मतलब ये होता है कि सब लोग मिल के कर लो, तो मिल के करने के लिए उन्होंने कहा नहीं है। अगले में है दंड परियोजन, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि अगर आप लोग एक दूसरे से करोगे तो आपको दंड मिलेगा। और लास्ट में है व्यक्तिक और विनिमय, व्यक्तिकता और विनिमय। व्यक्तिकता और विनिमय का मतलब ये है कि बच्चा स्वयं से अपने आप से कुछ चीज़ें दिखाए ला करके, तो ये भी तो नहीं है। तो सीधा सीधा है कानून और व्यवस्था की बात कही गई कि बेटा देखो बिना किसी की सहायता से आपको काम करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसको समझते हैं क्या इसमें लिखा है। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना से विकसित करने का प्रयास कर रही है। वहाँ विकसित कर रही है। देखिए वो बच्ची चाहती है कि मैं अपने कार्य को स्वयं से करूँ। तो स्वयं से करने का मतलब होता ही है स्वायत्तता। ये भी मैंने आपको बताया था जब हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे। तो देखिए ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, जो टॉपिक है उड़ा दीजिए। स्वनियंत्रित मतलब हम काम स्वयं से करें या हमारे पे कंट्रोल रहे कि हम जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा। देखिए कुछ होता नहीं, कुछ लोग एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अन्य चीज़ों को ध्यान नहीं देते। तो कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि कौन चीज़ किस मात्रा में होना चाहिए। तो सिंपल देखिए लिखा नहीं है, स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का प्रयास कर रही है। मतलब वो स्वायत्तता की तरफ जा रही है, ऑटोनॉमी की तरफ जा रही है कि हम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल पे रहें, हमको जो करना है उस हिसाब से कार्य को करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अन्य आपको देखना ही नहीं है, क्वेश्चन पकड़िए आंसर ले जाइए। अगला, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुवी। देखिए जॉन डुवी ने दो दिया था, एक बाल केंद्रित शिक्षा, एक प्रगतिशील। बाल केंद्रित और प्रगतिशील में एक ही अंतर था। बाल केंद्रित में यह कहा गया था जो भी आप करिए बच्चों के हिसाब से, और प्रगतिशील में यह कहा गया था जो आप करिए बच्चों के हिसाब से जरूर कीजिए, लेकिन आप ये प्रयास कीजिए कि उनको मॉडर्निटी से भी जोड़ा जाए, मतलब आधुनिक युग से भी जोड़ा जाए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं, निगेटिव वर्ड है, तुरंत काटिए। निगेटिव वर्ड जैसे ही मिले गलत। अगला, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये हो सकता है, ठीक है। अगला, जिज्ञासा के अभाव में अंतर्निहित नहीं है, हटाओ निगेटिव वर्ड, हटाइए इसको। कक्षा में निरीक्षण होना चाहिए। देखिए निरीक्षण जो भी निगेटिव वर्ड आए, मैंने आपको पॉजिटिव निगेटिव बताए थे, उनको हटा दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या बोला है? बोला है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यही तो जॉन डीवी ने कहा था। क्या कहा था? कि बच्चों को मॉडर्निटी के हिसाब से ढालिए ताकि वो आज के परिवेश में भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को वो चला सकें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। अच्छा, मतलब भाषा का जो अवबोधन है उससे संबंधित इसमें विकार क्या है? चलाघात, पठन वैकल्य, वाक्य संबंध रोग, भाषाघात। तो ऑब्वियस सी बात है, भाषा का है तो भाषाघात ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम समझते हैं। देखिए अगला हमारा है प्रश्न नंबर 7। क्या लिख रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? अच्छा, कौन सा कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है ही नहीं? इसमें से कौन सा ऐसा है जो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यह शोधारित नहीं है। अच्छा, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियां की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। आलोचनात्मक मतलब होता है बुराई करना। इसमें से ऐसा कौन है जो बहुबुद्धि सिद्धांत की बुराई नहीं कर रहा है? आपको ये देखना है। तो यह शोध रहित नहीं है, ये तो बुराई कर रहा है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियां की मांग करती हैं, ये कौन सी बुराई हुई? जरा बताइए हमको। तो जब आप खुद क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो आलोचना कर रहा हो। आलोचना, देखिए आलोचना और समालोचना में डिफरेंस होता है। आलोचना मतलब जो आपकी बुराई कर रहा हो। तो इसमें जो तीनों सिद्धांत हैं वो बुद्धि सिद्धांत की बुराई कर रहे हैं। पहला कह रहा है कि शोध रहित नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। तीसरा वाला कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में होते हैं। कैसे होते हैं एक क्षेत्र में? ये गलत है। अगला है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ये भी बुराई कर रहा है। लेकिन सेकंड वाला सही बोल रहा है। बुद्धि का सिद्धांत यही तो कहता है कि भिन्न भिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की मांग करती हैं। भाई अलग अलग जिसकी बुद्धि है वो उसकी अलग अलग आवश्यकता होगी। ये तो अच्छा ही कर दिया ना। तो आलोचना कहाँ किया? हमको वही पकड़ना है। प्रश्न देखिए, प्रश्न से सीधा कहा है कि आप बताइए कौन सा आलोचनात्मक सिद्धांत से या आलोचनात्मक बात से संबंधित नहीं है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी जल्दबाजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि।
जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसको कहा गया कि ये सही नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही बात बता है? देखिए, पहला, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य जी के अनुकूलित सुसंगत नहीं है। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत को हम वैध इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जितने भी बुद्धि मापन आए वो सभी प्रकार की बुद्धियों को माप नहीं पाए हैं। केवल और केवल एक उन्होंने आइडिया दिया है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसको हम वैध नहीं मान सकते, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में इतने सारे बुद्धि परीक्षण हैं, फिर भी हमारे पास ऐसा कोई परीक्षण नहीं आया जिससे हम भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन कर सकें। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत इस आधार पर वैध नहीं हो पाया या नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर को हो जाएगा प्रश्न नंबर 1, उत्तर नंबर 1। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अन्य ऑप्शन में लिखा है 7 बुद्धि, क्या बुद्धि 7 ही होती है? ये तो है नहीं। अगला लिखा है कि यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन पर आधारित है, ये भी गलत बात है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलित जी मतलब होता है आपका, जैसे एक बताया था मैंने आपको ना, स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद, अब देखिए कह रहा है कि जो व्यक्तिगत विभेद होता है, मतलब हर बच्चे जो अलग अलग होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? देखिए, पहला, लाभकारी नहीं है। बिल्कुल, क्यों लाभकारी नहीं है? अलग अलग बच्चे हैं तो लाभकारी तो होगा ही होगा। हानिकारक है, ये भी गलत बात है। अनुपयुक्त है, ये भी गलत बात है। जो निगेटिव वर्ड हटाइए, अब बचा केवल पॉजिटिव, और यही आंसर सही होगा। बस आंख बंद करके लगा देना है। देखिए कैसे लाभकारी है, क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बिल्कुल सही है। अलग अलग बुद्धि के बच्चे होंगे, अलग अलग परिवेश के बच्चे होंगे, तो उनसे शिक्षक के भी संज्ञान में संवर्धन होगा और कक्षा में अवसर मिलेगा। एक साधन का माध्यम हो जाएगा। जैसे अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं सीखने का अवसर प्राप्त होगा अन्य बच्चों को। तो ये लाभकारी ही होगा, हानिकारक कभी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, जिसमें स्कूल के टीचर्स द्वारा ही क्या कहते हैं उसको आकलन कार्य कराया जाता है, वो क्यों शुरू किया गया? पहला, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। नहीं, इससे कोई मतलब है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। हालांकि हम अन्य पे भी चेक कर लेते हैं। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या तो करना ही नहीं, हटाइए, नेगेटिव वर्ड है। अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न की तुलना भी नहीं करना है। तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें क्या करना है? सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पे ध्यान देना। देखिए, जब भी निगेटिव वर्ड आएगा उसको तुरंत हटाइए, वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 10वें का आंसर नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 11 चर्चा करते हैं। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? अच्छा, इसमें मतलब 3 विकल्प जो हैं वो एक जैसे हैं या एक टॉपिक से रिलेट करते हैं, और कोई एक ऐसा है जो इनसे संबंधित नहीं है, यही आपसे पूछा है। पहला, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ओके, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, ओके, स्व आकलन के कौशल। अब जरा ध्यान दीजिए, इन तीनों ऑप्शन में, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर या विषय आया है, मतलब पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें आई हैं। लेकिन ये जो 4th नंबर ऑप्शन, इसमें देखिए आकलन की बात कह रहा है, तो सीधी सीधी बात है, इसका मतलब ये है यही ऑप्शन ऐसा है जो बाकी अन्य से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बस आपसे वही पूछा था, हमको वही करना था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? अच्छा, इसमें मिलान कराया गया है। आपको बताया गया है कि एक तरफ दिया गया है एक शब्द या एक टॉपिक, दूसरी तरफ उसके बारे में बताया गया है, तो आपको यही बताना है क्या ये सही मिलान हुआ है। जो सही मिलान हुआ है वो बता दीजिए। पहला नंबर,
क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं या करते हैं? तो यहाँ वर्गीकरण की बात कही गई, यहाँ मूल्यांकन है, तो ये तो है ही नहीं, गलत हो गया पहले ही। पिछली रात दूरदर्शन पे दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? सृजनशील। ये क्या सृजनशील है? सृजनशील मतलब होता है नई नई चीज़ें बनाइए। अगर आप बच्चे से पूछेंगे बेटा कल टीवीएम जो देखे थे वो क्या था, तो क्या सृजनशील हुआ? वो टीवी वाला देख के बताएगा, नया क्या उसमें बनाया तो नहीं हो सकता। अगला है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। यह है अनुप्रयोग। अब लोग कहेंगे इसमें प्रयोग लिखा है तो हो सकता है, नहीं भाई जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि जड़ी बूटियों के प्रयोग से चिकन पकाने हुई तो कोई नई पाक विधि, मतलब एक नवीन पकाने की प्रक्रिया को खोजनी है, तो नया खोज हो गया ना। अनुप्रयोग कैसे हो सकता है? अनुप्रयोग मतलब वो होता है जो आप जानते हैं उसका प्रयोग करें, ये आप जानते नहीं हैं तो आपको खोज करके करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं सही होगा। अब जरा लास्ट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। सीधा कहा है कि निर्धारित कीजिए, क्या निर्धारित कीजिए, कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति है। जैसे हमने कहा कि आपके पास 4 तरीके हैं, मापन के 4 तरीके हैं, या मान लीजिए पढ़ाने के 4 तरीके हैं। अब आप इसमें से चुन लीजिए आप सबसे बेस्ट कौन सा अपनाएंगे। तो आप सोच रहे हैं कि चलो हम चाक से पढ़ा देते हैं, फिर आपने कहा चाक से नहीं, हम बच्चों को बुक से पढ़ा देंगे। फिर आपने कहा ऐसा करते हैं हम बच्चों को चार्ट पेपर से पढ़ा देते हैं, टीएलएम से पढ़ा देते हैं। फिर हमने कहा आपके पास एक ऑप्शन और है, आपने कहा कौन सा? हमने कहा आप टीवी से पढ़ा सकते हैं, स्मार्ट टीवी से। आपने कहा हाँ ये बेस्ट है, तो वही कह रहा है वो। अब आपने क्या किया, आपने चारों ऑप्शन को पहले देखा समझा, उसका विश्लेषण किया, फिर आपने देखा कि हम किस में ज़्यादा दक्ष हैं, कौन सा हमको अच्छा लगेगा, आपने वही चुन लिया। हो सकता है कि आपके साथी वाला टीचर कोई और ऑप्शन चुन ले, तो सब अलग अलग विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के पश्चात उसमें से किसी एक का चुनाव करते हैं। तो यही होता है हमारा विश्लेषण। विश्लेषण मतलब किसी भी समस्या को छोटे छोटे भाग में देखना या तोड़ना, फिर सॉल्व को प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? अच्छा, इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो आपको ये बताता है कि भाई देखो, जो वंचित विद्यार्थी हैं वे भी अपनी भागीदारिता को सुनिश्चित करें। इनमें से कौन सा ऐसी विधि हो सकती है या कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है? पहला नंबर, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ये हो सकता है। देखिए जो वंचित बच्चा होता है ना, जैसे अगर उनकी सफलता हो तो उसके कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइए, ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। पढ़ाए गए विषय को अपनी रुचि, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि, देखिए जो विषय पढ़ा जा रहा है आपके इंटरेस्ट से क्या मतलब है, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए लिखा है आप अपनी रुचि, तो आपकी रुचि से मतलब नहीं है, बच्चे की रुचि से मतलब है। अगला, अपने लक्ष्य को महसूस करें, फिर अपने की बात कर रहा है, हटाइए इसको। इस बात पे बल देना, बल तो बिल्कुल देना ही नहीं है, क्योंकि बच्चा वंचित वर्ग से आया। वंचित मतलब जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया है या निचले तबके का है, तो उसके साथ आप एक ही कार्य कीजिए, उसको पढ़ाइए, कॉन्फिडेंस दीजिए, उसको प्रेरित कीजिए, और जहाँ तक जितना हो सके उसको कक्षा में एक खुशनुमा माहौल तैयार कीजिए ताकि वो अच्छे से आए और पढ़े लिखे। ठीक है, तो इसका पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप उनकी सफलता, देखिए यहाँ अपनी नहीं लिखा है, बच्चे की सफलता हेतु उसकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, जो उनकी कैपेसिटी है उसको कॉन्फिडेंस में लेके आइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा है जो विकासात्मक विकार, मतलब कि विकास के लिए क्या क्या कमियां हो सकती हैं वो उसमें नहीं है? पहला, आत्मविमोह, ऑटिज्म है। आत्मविमोह मतलब होता है अपने में मगन रहना, ये विकास को इफेक्ट करता है। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रल ब्रेन, जैसे अगर ब्रेन में कोई आपको चोट आ जाती है तो वो भी है। अगला है प्रअभिघात तनाव। देखिए प्रअभिघात तनाव मतलब ये है, यहाँ अगर इंग्लिश देखें इसका, पोस्ट, पोस्ट होता है बाद का। जैसे पोस्ट का मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई कार्य किए, ठीक है, वो असफल हो गया, तो बाद में आपको टेंशन हुई है ना, बाद में आपको टेंशन हुई, तो जब बाद में टेंशन हुआ तो उस चीज़ को आप सुधार लेंगे। अगर ये लिखता कि प्री, प्री मतलब पहले से ही आपको टेंशन है, तो आप कार्य को कैसे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। लेकिन कोई कार्य आपने किया, वो नहीं हो पाया, उससे आप टेंस हो गए, फिर उसको सुधार लेंगे। तो ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन है,
ये आपका विकास को रोकने का कार्य नहीं करता, ये विकास को बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि कहा गया है ना जितने बच्चे गलती करेंगे उतना ही सीखेंगे। लास्ट ऑप्शन है न्यू अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन। अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो विकसित कैसे होंगे? तो जरा गौर कीजिएगा तीनों ऑप्शन पे। वो तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं, जैसे आत्मविमोह मतलब है जब आप अपने में ही रहेंगे तो कोई कार्य करेंगे नहीं, तो आपका विकास रुकेगा। अगर कोई आपको ब्रेन में चोट है तो भी दिक्कत हो जाएगी, जो सेरेब्रल लिखा है ब्रेन में होता है। लास्ट ऑप्शन जो आपका न्यू अवधान सक्रिय विकार, न्यून अवधान मतलब आपका जो ध्यान है वो बहुत कम लग पाता है। जैसे मतलब थोड़ा सा, ये मैंने आपको बताया था ना ADHD, अगर आपको याद होगा, उसमें क्या होता है ना, आपका जो ध्यान है वो थोड़े समय के लिए ही केंद्रित हो पाता है, या बच्चों का, तो वो भी विकास में डिफेक्ट डालता है। लेकिन जो ये थर्ड नंबर लिखा है प्रअभिघातज तनाव, पर मतलब बाद में, जो बाद में तनाव होता है, जैसे बच्चा नहीं सीख पाया तो तनाव को आप मोटिवेट करके उसको हल्का कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अरे बाप रे, इतना सब कुछ दे दिया। पहला, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, या आपका है पारस्परिक शिक्षण। जरा देखिए क्या क्या लिखा है। बहुशास्त्रीय तकनीक है, वर्गीकृत अधिगम है, बहुआकलित तकनीकें है, परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री, सब कुछ है। तो किससे संबंधित है? क्या सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप है ये, उपचारात्मक शिक्षण है, या विभेदित अनुदेशन है, या पारस्परिक शिक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कैसे? देखिए यहाँ आपको हिंदी में समझ नहीं आएगी, जरा आप इंग्लिश अगर देखेंगे इसका, तो यहाँ देखिए इंग्लिश लिखा है डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन मतलब ये है अनेक प्रकार की तकनीकी जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। कभी कभी इंग्लिश भी हमारा कारगर हो जाता है। देखिए आगे, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? अच्छा, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए क्या समुचित है? पहला, वे अन्य कार्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोग के लिए आवश्यक है। अच्छा चलिए, वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं और कक्षा के अतिरिक्त अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ये भी ठीक है। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। अब जरा क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए क्या समुचित है। अब समुचित मतलब क्या ये सत्य है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या पहला सत्य है वे अन्य कार्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं और जो तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है? बिल्कुल है। वे सदैव अन्य कार्यों का नेतृत्व करते हैं। सदैव क्यों करेंगे भाई? जब उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो पहला और दूसरा देखिए, अन्य कार्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चा है तो हर कार्य को कुशल प्रभावी बनाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जिसमें थर्ड नंबर ऑप्शन है ना, उनकी जो संवेदना होती है ना बहुत उच्च होती है। जैसे अब मान लीजिए उन्होंने कुछ पूछा जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसने कुछ क्लास से ऊपर के क्वेश्चन पूछे, अब उनको डांट डपट देंगे? ऐसा नहीं है बेटा। तो उनकी इससे क्या, उनकी संवेदना या उनकी सेंसिटिविटी गिरेगी। ठीक है, और गिरेगी, धीरे धीरे वो आपसे क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे और धीरे धीरे जो उनका मेंटल लेवल है वो धीरे धीरे हाई क्लास से धीरे डाउन होते हुए लो क्लास पे चला आएगा और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, या बच्चा कह लीजिए कि गुस्से की प्रवृत्ति का होने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा मेरी आवश्यकता पूर्ति हो ही नहीं रही है, और वो अपने हाई लेवल से लो लेवल पे आने लगेगा। तो इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो सब के सब बिल्कुल उसके केस में सही है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है ना कि क्या समुचित है, समुचित मतलब क्या एकदम सच हो सकता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन मतलब एक ऐसी कक्षा जहाँ पे सभी प्रकार के वर्ग के बच्चे, जाति के बच्चे पढ़ते हों। पहला, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पे। केवल आ गया, केवल आ गया, तुरंत काटिए इसको, नेगेटिव वर्ड हटाइए इसको। संपूर्ण कक्षा की कीमत, कीमत और कीमत या पैसा देना है, हटाइए इसको। विद्यालयों में निरीक्षण अभिभावक का शैक्षणिक अभिभावक क्यों पढ़ाना है भाई, हमें बच्चे को पढ़ाना है। तो जिसमें जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी से
आने वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पे। जिस भी समुदाय से बच्चे आए, इवन दिव्यांग बच्चे भी आए, सबके लिए जितना लो लेवल हो सके उतने लो लेवल पे जाके उनको ज्ञान देना या उनका पठन कराना या उनको विकसित करना, ताकि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। इस चीज़ को भी ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? समावेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। निसहायता मतलब ये होता है ना, जैसे बच्चे सीखे गए वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि कोई उनकी मदद करेगा। इसका क्या कारण है? बच्चे निसहायता मतलब क्यों वो हताश हो जाते हैं? निसहायता मतलब हताश। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। देखिए, वो बच्चे ये मान लिए कि वो उनका कुछ नहीं हो सकता, इस वजह से वो अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं और ये मान के बैठ जाते हैं हमारा कभी कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। तो ये प्रक्रिया बच्चों में नहीं होनी चाहिए। हमारा 18 नंबर का पहला नंबर ही सही है। बाकी हम और चीज़ें भी समझ लेते हैं। कक्षा गतिविधियों कठोर निर्णय, बिल्कुल नहीं। अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं से तालमेल न बना पाना, ये भी नहीं है। अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हो तो नैतिक निर्णय, ये भी नहीं है। पहला नंबर जो ऑप्शन है ना, अगर ये हो गया, उनके अंदर ये आ गया कि हम नहीं सीख सकते, तब वो अपने आप को अकेला फील करते हैं और हमेशा टीचर से, क्लास से, पठन पाठन से वो भागने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है, अच्छा, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि जैसे आपकी कक्षा में कोई बच्चा है वो लगातार नंबर कम पा रहा है या पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है, तो आप खुद बताइए, अब जब भी आप उनके टीचर से उनके माता पिता से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? आप यही ना कहेंगे कि बच्चे को समझाइए, जो स्कूल में काम दिया जा रहा है कि अरे बच्चे पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, हम भी ध्यान देंगे। तो बस अगर आप इतना इस बात को सही मानते हैं तो आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है या आपका बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो उसको ज़रा आप समझाइए या उसको बताइए कि तुम सर जी की बात माना करो और जैसा कहते हैं वैसा किया करो, ताकि तुम भी आगे बढ़ सको। बाकी ऑप्शन सबके सब गलत हैं। जैसे इसमें लिखा है अगला, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कामिक खेल हेतु अतिरिक्त काल में रोक लगाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भली भांति शिक्षा नहीं पाए हैं उनकी कठिनाइयों का वर्णन करें, बिल्कुल नहीं। घर पर परिश्रमपूर्वक कार्य करने पर बल दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके अभिभावकों से ये जब कह सकते हैं कि घर पे थोड़ा मेहनत करें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि घर पे ही करें। आप उनसे ये कहेंगे कि बच्चे को ज़रा समझाइए कि स्कूल की गतिविधियों पे, टीचर्स की बातों पे ध्यान दें। तो अध्यापक के साथ घनिष्ठ संगति में कार्य करें, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे अगला है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अच्छा, कोई प्रॉब्लम आई है, उसको हल करने हम चल रहे हैं, तो इसमें ऐसा कौन है जो उसको नहीं रोकता या उसको बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि बाधित करता है, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण? अब जरा ध्यान दीजिएगा। अंतर्दृष्टि मतलब होता है आपकी समझ। तो ये बताइए, आपकी जो समझ है, आपकी जो सूझबूझ है, क्या वो समस्या समाधान में बाधा डालेगी? नहीं डालेगी। तो वही तो पूछ रहा है कि कौन ऐसा है जो बाधा नहीं डालता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को भी हम देख लेते हैं। मानसिक प्ररूपता, आपकी मेंटल सेट्स कैसा है, ये प्रभावित करेगा। आपका दिमाग कैसा चल रहा है, ये बिल्कुल प्रभावित करेगा। मोर्चाबंदी, ये भी बिल्कुल प्रभावित करेगा। मोर्चाबंदी मतलब होता है जैसे रोक टोक। और निर्धारण मतलब फिक्सेशन, आपने ये फिक्स कर लिया कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर ही देंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये भी समस्या समाधान में बाधा विकसित करता है। तो पहला जो है अंतर्दृष्टि, वो बाधा विकसित नहीं करता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही हैं, वह क्या कर रही हैं? मतलब वो जैसे पहले जो पाठ पढ़ा गया है उसके सारांश को वो जोड़ते हुए लिखवा रही हैं। यह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता करता है। बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु पूर्ण रूप से न पढ़ने के संकेत दे रही हैं, ये गलत बात है। निगेटिव वर्ड हटाइए दोनों उसको। वह आकलन दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को नहीं पुनरावृत्ति नहीं कर रही हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु को महत्व नहीं देना है। वह विद्यार्थियों के सामर्थ्य अनुकूल स्मरण भी नहीं करना, याद नहीं करना है। तो इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कर रही हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित कर रही हैं। जैसे वो सारांश लिखा रही है ना,
छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ते हुए, तो बच्चे पाठ को समझ जाएं। और यहाँ पे समझना शब्द भी है, जब मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव में जहाँ समझना आ जाएगा उड़ा दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। तो ये हुआ आपका विकासात्मक। देखिए, एक बच्चा मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों विकासात्मक या आप कहते हैं डेवलपमेंटल त्रुटि कर सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? अच्छा, पहला संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। देखिए, कह रहा है कि तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। जो परीक्षा आती है, जब उसमें तनाव व्यक्ति को आ गया या तनाव में वो टेंस में दिख रहा है, तो इस तथ्य को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, जो कोई लड़की थी अपना काम कर रही थी, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2nd नंबर में तनाव लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, परीक्षा में तनाव, अगर आप अगर परीक्षा में टेंशन हो जाते हैं या परीक्षा में आपको दिक्कत आने लगती है या आप घबरा जाते हैं, तो ही होगा। एक आपके चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा और उस समय जो आपको आता रहेगा वो भी आप भूल जाएंगे। तो संज्ञान और भावना, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। कोग्निशन इमोशन, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, कोई कक्षा में घबरा जाता है या बता नहीं पाता, या एक अच्छा बच्चा है जिसको सब कुछ आता है बट किसी के पूछे जाने पर वो नहीं बता पा रहा है, तो संज्ञान भावना है। ठीक है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या अपने नॉलेज को वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। बाकी सब चीज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जो 1st नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? अच्छा, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने आरामदायक महसूस कर सकें। नहीं, अरे भाई, आराम देने की बात थोड़ी कही गई है, हटाइए इसको। यह अपने विचारों द्वारा खोज हेतु लोगों को आत्मविश्वास का निर्माण करता है। देखिए, खोज आ गया ना, अब यही सही होगा। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। नहीं, ये यहाँ है केवल निगेटिव वर्ड, हटाइए इसको। तो जो 2nd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए वो उससे परामर्श आप कर रहे हैं, किसी दुर्घटना के पश्चात वो उसमें अपने आप को समायोजित या अनुकूलित नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए, या आप परामर्श बच्चे से बराबर कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है? यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, बच्चों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो ये आपका 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? सबसे कम प्रेरक मतलब कौन सा ऐसा उपाय है जो सबसे कम कारगर होगा? पहला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंच कलाकार साथियों के बीच समानुभूति, स्नेही सहयोगी संबंध विकसित करना। भाई, ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात होना चाहिए। अगला, उन रंगमंच कौशलों को अधिक समय देना जिससे वो प्रफुल्लित होता है, ये भी ठीक हो सकता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने का प्रयास करना, ये भी हो सकता है। देखिए, तीनों होने चाहिए, जब भी वो रंगमंच करे तो ये तीनों होना चाहिए। लेकिन जो पहला नंबर ऑप्शन है ना, ये सबसे कम प्रभावी है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि कौन उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए कि जीते हमको छात्रवृत्ति मिले, ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे विकसित हों और जो उनको आता है उसमें वो ज़्यादा समय दे ताकि और विकसित अच्छे से हो जाएं, और साथ ही साथ लोगों से संबंध बनाएं और नई नई चीज़ों को सीखें। तो सबसे कम प्रभावी कौन होगा? पहला नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा सिद्धांत का यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर अध्ययन? तो यह है मैस्लो का सिद्धांत। ये कठोर सिद्धांत था, मतलब शारीरिक संरचना का सिद्धांत मैस्लो ने ही कहा था। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे जितना परिश्रम करेंगे उतना ही वो विकसित होंगे। ये किसने कहा था? मैस्लो ने कहा था। बाकी बंडूरा का सिद्धांत सामाजिक था। स्किनर का आप जानते हैं क्रिया प्रसूत का नियम, और जीन पियाजे का जो था संज्ञानात्मक सिद्धांत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अच्छा, कक्षा में सहायक हो सकता है कौन सा भैया? पहला, बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षण की संख्या नहीं, परीक्षण की बात नहीं करता। अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्वायत्तता की ओर बढ़ावा सहायता, ये हो सकता है, ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये हो सकता है। अगला, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक को अनुदेशन पर टिके रहना नहीं, कलांश वलांश ये सब ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना और उनको सहायता देना, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी, अच्छा परिपक्व विद्यार्थी क्या करते हैं भाई? इस बात में विश्वास करते हैं उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समापन कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। इसमें थर्ड नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, जरा समझिएगा। पहला जो लिखा है, यह इस बात में विश्वास करते हैं कि अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। रोने गाने लगोगे तो कैसे पढ़ोगे? अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समापन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि परिपक्व बच्चे हैं तो सब कर लेंगे। लास्ट है, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं भाई, बिल्कुल उनको भी लगता है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड नंबर है वो बिल्कुल सही है। कितना भी परिपक्व विद्यार्थी हो, कितना भी कॉन्फिडेंट हो, बट उसको कभी ना कभी टीचर्स की या अन्य की सहायता पड़ती है। तो ये जो लास्ट लिखा है आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। अच्छा, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब आरंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु कंधे व गर्दन परेशानियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैसे जो बच्चा प्री प्राइमरी में जाता है या आंगनबाड़ी में जाता है तब वो चिल्लाता है, करता है हम जाएंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 2 साल बाद जब वो कक्षा 1 में आता है तब वो चिल्लाता तो नहीं है, बट थोड़ा सा असहज महसूस करता है, अपने कंधे या गर्दन हिलाता रहता है, इधर उधर देखता रहता है। तो इसका क्या सैद्धांतिक आधार है? पहला, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होता है। फिर आपको लिखा है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। ये बिल्कुल सही है। विभेद व एकीकरण मतलब जिसने अभी बच्चा तो भाई उस क्लास से इस क्लास में आया है ना, तो थोड़ा इसको समायोजित होने में समय लगेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। विभेद व एकीकरण मतलब अभी उस क्लास से इस क्लास में आया है, अब जब यहाँ पे समायोजित हो जाएगा फिर अपने आप को ढाल लेगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, देखो लास्ट प्रश्न हमारा 30 नंबर, उस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, इसमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। पहला, आनुवंशिक बुनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतियोगितात्मक को प्रभावित करती है। अच्छा, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों को होता है। ऐसा थोड़ी है, एक ही माता पिता के बच्चों का बुद्धि अलग अलग हो जाता है, तो आप गोद लिए हैं तो कैसे होगा? नहीं होगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवंशिकता और परिवेश विकास को प्रभावित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीटेट 2014 फरवरी के प्रथम पेपर यानी फर्स्ट पेपर के सभी प्रश्नों को देखा, CTP सेक्शन के। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।